तो बच्चों हमारे 4th चैप्टर भारत में खाद्य सुरक्षा में हम पढ़ रहे थे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, कि भारत में खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार ने 2 प्रणाली अपनाई है, एक तो है बफर स्टॉक और एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो हमने जाना था ना कि सरकार क्या करती है, किसानों से जो भी उनका न्यूनतम समर्थन कीमत है वह देकर और उनसे अनाज खरीद लेती है, जिसका कि वो स्टॉक कर लेती है और उस स्टॉक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, कि सरकार जो भी अधिप्राप्त गेहूं और अनाज जिसको कि वो स्टॉक में रखा रहता है उसे गरीबों तक वितरित करती है। किसके द्वारा? राशन की दुकानों के द्वारा। आपने अपने आसपास राशन की दुकानें देखी हुई हैं। हमारे देश में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं, जिसमें बिल्कुल कम आय पर, कम कीमत पर, बाजार से भी कम कीमत पर क्या क्या मिलता है। हमने बात की थी ना कि यहाँ पर गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल मिलता है खाना पकाने के लिए। इसके अलावा चीनी भी यहाँ पर मिलती है, जो कि इसकी अनुबंधित मात्रा तय होती है, उसी पर यह लोगों को अवेलेबल करवाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले लागू की गई थी वो देश में सभी लोगों के लिए लागू की गई थी। उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि सभी को क्या अवेलेबल करवाए जाते थे। जो अनाज है, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल है, चीनी है, वो सभी को इक्वल अमाउंट में और इक्वल रेट पर अवेलेबल करवाए जाते थे। आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से सभी लोगों के लिए ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, जिसमें अनाज उपलब्ध सभी लोगों को करवाए जाते थे। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। भाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि कि गरीबों को क्या मिले? खाद्य सुरक्षा मिल पाए। प्रारंभ में ये प्रणाली सबके लिए थी, निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच भेद नहीं किया जाता था। इसे बाद के वर्षों में संशोधित किया गया। यदि आप आज के टाइम पर देखो तो आप देखोगे, मैंने आपको बताया भी था कि राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, एक तो बीपीएल वाले, एक एपीएल वाले और एक अंत्योदय, अर्थात निर्धनों में भी निर्धन के लिए होते हैं ना। ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सबके इक्वल राशन कार्ड थे और सबको अनाज इक्वल रेट पर और इक्वल अमाउंट पर दिया जाता था। बाद में आई है कौन सी प्रणाली? संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, तो 1992 में, कब आई है? 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में क्या लागू की गई? संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई, जिसका लक्ष्य क्या था? दूर दराज व पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण से लाभ पहुंचाना था। तो मतलब ये 1700 ब्लॉक में ये संशोधित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, इसका उद्देश्य क्या था कि बहुत दूर दूर के जो क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति रहती है, अनुसूचित जनजातियां रहती है, जिनके पास खाद्य सुरक्षा अवेलेबल नहीं है, उनको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना, ना कि सभी लोगों के लिए। मतलब इसमें क्या किया गया? डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया। मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के राशन कार्ड के हिसाब से, तो इस प्रकार से जो दीन लोग हैं उनको अलग किया गया, जो एपीएल लोग हैं उनको अलग किया गया और जो बीपीएल लोग हैं उनको अलग कर दिया गया। इस प्रकार से इसमें क्या हो गई? कीमत विभेद की नीति अपनाई गई। सबके लिए जो अनाज है उसके लिए अलग अलग कीमतें डिसाइड कर दी गई। किसमें? संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि 1992 में देश के 1700 ब्लॉक में लागू की गई। ठीक है, आगे यही है कि जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित के सिद्धांत को अपनाने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। अब इसी को एक टारगेट बना दिया गया, लक्ष्य डिसाइड कर दिया गया कि हमें क्या करना है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। समझ में आ गया कि लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें एक टारगेट था कि जो खाद्य सुरक्षा है वो गरीबों तक पहुंचानी है। हमें ये नहीं दिख रहा कि सबको मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हमें तो जो गरीब है उन तक तो क्या पहुंचने चाहिए? खाद्य पदार्थ पहुंचने ही चाहिए। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। यही बात मैंने बोला था कि पहले तो क्या थी? सबके लिए इक्वल रेट्स थी, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट ने देखा कि सभी लोगों को इक्वल रेट्स उपलब्ध करवाने में गवर्नमेंट को भी नुकसान है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खाद्य अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट से कम कीमत पर क्या प्राप्त कर लेते हैं? अनाज प्राप्त कर लेते हैं। तो जिसका फायदा गरीबों को मिलना चाहिए वो फायदा उनको नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई, जिसमें निर्धनों के लिए और गैर निर्धनों के लिए अलग अलग कीमत नीति बनाई। अलग अलग कीमतों पर उनको अनाज उपलब्ध करवाए गए, जो कि हम आगे जब एक सारणी पढ़ेंगे तो उसमें हम जान लेंगे। ठीक है,
इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं भी प्रारंभ की गई, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, गरीबी। हमने पढ़ा था कि निर्धनता एक चुनौती है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं लागू की गई निर्धनता को उन्मूलन करने के लिए। तो जिसमें हमने एक योजना पढ़ी थी अंत्योदय अन्न योजना, उसी को हम यहाँ पर वापस से रिपीट करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी योजना थी 2000 में? अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना, मतलब गरीबों तक खाद्य पदार्थ पहुंच सके उसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो आरंभ की ही गई थी, साथ में अंत्योदय अन्न योजना भी लागू की गई और अन्नपूर्णा योजना भी लागू की गई। ठीक है बच्चों, अब ये योजनाएं किसके लिए लागू की गई? गरीबों में भी गरीब, बहुत गरीब लोग, हमने अंत्योदय अन्न योजना में पढ़ा था ना कि 1 करोड़ परिवार है उनको नामांकित किया गया और उनको अन्न उपलब्ध कराया गया। क्यों? क्योंकि वो गरीबों में भी क्या है, बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और भुखमरी से कई बार मर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये योजनाएं क्रमशः है गरीबों में भी गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। जो दीन होते हैं, वरिष्ठ नागरिक, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो कि बहुत गरीब होते हैं, उनके हड्डियां भी काम में नहीं करती है, तो ऐसे लोगों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक था। इसीलिए सरकार ने 2000 में 2 स्कीम, एक तो अन्नपूर्णा योजना और एक अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंत्योदय अन्न योजना के बारे में, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। हम इसको यहाँ पर वापस से रिपीट कर लेते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दोनों चैप्टर्स में आ रही है तो दैट मीन्स इंपॉर्टेंट तो होगी ही ना। तो ये क्या है? अंत्योदय अन्न योजना 2000 में लागू की गई, दिसंबर 2000 में लागू की गई। अब इसमें क्या किया गया? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। मैंने आपको कहा था ना कि एक तो बीपीएल से नीचे परिवार बहुत सारे हैं हमारे भारत देश में। हमने बात की थी कि हमारे भारत देश में गरीबी बहुत अधिक है, तो उसमें से भी कितने लोगों को पहचाना? 1 करोड़ परिवार लोगों को पहचाना, जो कि बीपीएल में भी बीपीएल अर्थात निर्धनों में भी बहुत अधिक निर्धन है। उसमें से 1 करोड़ परिवार की पहचान अंत्योदय अन्न योजना में की गई। अब क्या किया गया? उनको संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीब परिवारों का सर्वेक्षण किया। तो ये पहचान कैसे की गई कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग है, तो उसने इन परिवारों की पहचान की और ये डेटाज जो है वो कहाँ पर? नेशनल लेवल पर कलेक्ट किया गया। उसके बाद ये 1 करोड़ लोग इकट्ठे हुए, 1 करोड़ परिवार थे ना, उसके बाद इकट्ठे हो पाए, क्योंकि ये सारे जो डेटाज हैं वो पहले कहाँ बनते हैं? पहले लोकल लेवल पे बनते हैं, उसके बाद ये पहुँच जाते हैं सेंट्रल लेवल पर। तो इस तरीके से गाँव से शुरू होते होते शहर में, शहर से लेकर जिले में और जिले से लेकर राज्य में, राज्य से लेकर देश में। तो इस प्रकार से पूरी एक चेन होती है और इस तरीके से 1 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया। क्या रेट पे दिया गया इनको? 2 रुपये प्रति किलोग्राम तो इनको गेहूं अवेलेबल करवाए गए और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर 25 किलोग्राम अनाज इनको अवेलेबल करवाया गया, क्योंकि ये दीन दुखी हैं, इनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, खाद्य सुरक्षित नहीं है, तो इनको खाद्य उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी थी। तो इसीलिए इन्हें 2 रुपये किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये किलोग्राम आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसीलिए इस प्रकार से इनको 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध करवाया जाता था, ताकि ये खाद्य सुरक्षित हो सके। इसके बाद है अनाज मात्रा 25 किलोग्राम से 2002 में बढ़ाकर कितनी की कर दी गई? 35 किलोग्राम। पहले 25 किलोग्राम दिया जाता था, फिर देखा कि ये तो कम पड़ती है इन लोगों के लिए, फिर 2002 में से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया। और अब वर्तमान में इस योजना में 2 करोड़ परिवार है। जब ये योजना लागू की गई थी 2000 में, तब तो कितने परिवार थे जिनका नामांकन किया गया था इसके लिए? 1 करोड़ परिवार का। मैंने बताया ना, सर्वेक्षण किया था ग्रामीण विकास विभाग ने। अब जनसंख्या बढ़ रही है, गरीब परिवार और अधिक बढ़ गए, तो अब इससे जो लाभान्वित परिवार है उनकी संख्या है 2 करोड़। तो बच्चों, आपको अंत्योदय अन्न योजना अच्छे से समझ में आ गई कि ये किस लिए है? लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों में भी गरीब, जो दीन वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा दिसंबर 2002 में ये योजना लागू की गई थी। और इसका मैंने आपको बता ही दिया कि सर्वप्रथम 1 करोड़ परिवार थे इसमें, और अब बढ़कर कितने हो चुके हैं इससे लाभान्वित परिवार? 2 करोड़। ठीक है, आगे के लिए हम देखते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है। हम ये स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है, कि कितने लोगों को फायदा हो रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा, कि किस तरीके से या इसमें अवेलेबिलिटी हो रही है, वो सारणी के द्वारा और अच्छे से देख पाएंगे हम। इसके बाद हमने देखा अंत्योदय अन्न योजना के बारे में कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है और किस तरीके से लोगों को इसमें फ़ायदा हो रहा है। अब देखते हैं हम भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कि 2013 में लागू किया, सभी देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के
लिए। ये सरकार के कदम हैं जो कि देशवासियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए हैं। तो क्या है, इस अधिनियम के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि खाद्य क्या, मतलब लक्ष्य क्या है हमारा, खाद्य सुरक्षा प्रदान कराना। तो इसी के लिए तो ये सारी योजनाएं हैं, ये सारे जो पैटर्न्स हैं वो लागू किए गए हैं। तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भी इसीलिए लागू किया गया कि सस्ती कीमतों पर जो गरीब लोग हैं उनको क्या मिल पाए, खाद्यान्न मिल पाए, ताकि कि वो कुपोषण का शिकार ना हो, भुखमरी का शिकार ना हो, वो क्या है, स्वस्थ और गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% तो कौन सी जनसंख्या है, ग्रामीण, और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवारों में वर्गीकृत किया गया। अब योग्य परिवार भी इसमें दो तरीके से बांटे गए, 75% तो कहाँ के, ग्रामीण जनसंख्या के, और 50% किसके, शहरी जनसंख्या के। समझ में आ गया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है योग्य परिवारों के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या का 75% और शहरी जनसंख्या का 50%। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। अब बच्चों हमने कई बार पढ़ा है कि सहायकी, सब्सिडी, ये क्या होती है, ये आपके चैप्टर्स में अलग से दिए हुए हैं ताकि कि आपको समझ में आए। ये एक टर्म्स होती हैं ताकि कि इसको समझने के बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था न्यूनतम समर्थन कीमत, इसके बाद हमने निर्गम कीमत पढ़ी थी, याद है नहीं याद है, तो उचित दर की दुकान है। तो ये क्या होती है, छोटे छोटे टर्म्स है जो कि पेपर में 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है और आपको आनी भी चाहिए कि सहायकी और सब्सिडी क्या होती है। तो बच्चों क्या होता है कि जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मानो गेहूं है, तो गेहूं सभी लोगों का खाद्यान्न पदार्थ है और सभी लोगों तक ये अवेलेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। जब इसका उत्पादन किया जाता है तो ये लगभग पड़ता है 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, या फिर हम मान सकते हैं किसी भी रेंज में पड़ सकता है। तो अब इस भाव पर इसको गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता, और जो जिसने किसान ने इसको उगाया है तो वो किसान भी क्या करेगा, इससे कम कीमत पर नहीं बेच पाएगा, वरना वो क्या है, वो भी तो गरीब ही है ना। तो सरकार क्या करती है, ऐसे में गरीब लोगों को या उपभोक्ताओं को जो गेहूं भी मिल जाए और उनको भी हानि ना हो, किनको, किसानों को भी हानि ना हो, तो इसके लिए सरकार देती है सब्सिडी, अर्थात आर्थिक सहायता दे देती है। समझ में आ रहा है, सिर्फ गेहूं की बात नहीं है, और भी सब चीज़ों की। जैसे हम बात करें, हम हर घरों में सिलेंडर होते हैं, होते नहीं होते, तो सिलेंडर में भी होता है कि उसकी कीमत तो ज़्यादा होती है, मार्केट प्राइस तो उसकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो सभी उपभोक्ताओं तक पहुंच पाए, इसलिए सरकार क्या दे देती है, उसमें सब्सिडी दे देती है। इससे क्या होता है, ना तो जो उसका विक्रेता है उसको हानि होती है और ना जो उपभोक्ता है उसको हानि होती है। मतलब उपभोक्ताओं तक भी चीज़ें पहुंच जाती है और विक्रेताओं को भी कोई नुकसान नहीं होता। सरकार अपनी तरफ से क्या दे देती है, सहायता दे देती है। जैसे कर होता है, कर में क्या करती है, सरकार पैसे ले लेती है, जबकि सब्सिडी में सरकार दे देती है। कई बार क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो किसी वस्तु को उगाना नहीं चाहते, या हम कहें वो उत्पादन नहीं करना चाहते। क्यों नहीं उत्पादन करना चाहते, क्योंकि वो महंगी पड़ती है उनको, उसको उत्पादन करने में उनको कोई लाभ नहीं। लेकिन सरकार को लगता है कि ये चीज़ें उत्पादित होनी चाहिए, तो सरकार उन उत्पादकों को क्या कर देती है, सब्सिडी दे देती है, सहायता दे देती है आर्थिक, ताकि वो उसका उत्पादन करे और वो चीज़ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। तो समझ में आ रहा है आपको सहायकी और सब्सिडी क्या होती है। क्या होता है कि सहायकी भुगतान होता है जो कि सरकार द्वारा दिया जाता है किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब बाजार में उस साधन की क्या, उस उत्पादन की क्या हो, अनुपूर्ति हो जाए, समझ में आए, और बाजार कीमत पर ही हो जाए, तो सरकार क्या कर देती है, वो सब उसको उत्पादक को दे देती है और उपभोक्ताओं तक वो सामान पहुंच जाता है। आ गया बच्चों समझ में। इससे घरेलू उत्पादों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। देखो इसमें क्या होता है, घरेलू जो उत्पादक है उसको जितनी आय चाहिए उसको अपनी आय मिल जाती है, और उपभोक्ता चाहता है कि मुझे कम कीमत पर वस्तु मिल जाए, तो उसको भी कम कीमत पर वस्तु मिल जाती है। लेकिन सरकार क्या कर देती है, उसके लिए सहायता दे देती है, किसको, उत्पादकों को। समझ में आया। जैसे कि हम एक उदाहरण लें कि कोई भी वस्तु उत्पादित हुई और उसका उत्पादन का जो वैल्यू है वो है 10 रुपये, ठीक है। कोई भी वस्तु मान लो 10 रुपये उत्पादित होने के बाद उत्पादक करता है उसको 10 रुपये में मार्केट में बेचना चाह रहा है। अब वो 10 रुपये लेना चाह रहा है किससे, उपभोक्ताओं से। लेकिन उपभोक्ताओं का, जैसे हमने बताया, खाद्य असुरक्षित व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, निर्धन हैं, वो 10 रुपये पे नहीं कर सकते। सरकार चाहती है कि वो वस्तु के लिए कितने रुपए पे करे, 2 रुपये। कितने पे करे, 2 रुपये, क्योंकि वो 2 रुपये में
लोगों तक अवेलेबल हो पाए क्या, वो वस्तु। तो अब इसमें क्या होगा, ऐसा होना चाहिए, वरना तो उत्पादक उत्पादन ही नहीं करेगा ये 2 रुपए, क्योंकि उसका तो लागत बहुत अधिक आएगी, उसको तो हानि होगी ना 2 रुपए में। यदि वो बेचने लग जाएगा तो उसको 8 रुपए की हानि होगी नहीं होगी। तो सरकार क्या करती है, जो 2 रुपए तो वो ले लेता है उपभोक्ताओं से, जो 8 रुपए है वो सरकार उत्पादकों को दे देती है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 8 रुपए। तो ये 8 रुपए क्या हुई, सब्सिडी, जो कि सरकार द्वारा किसको दी जाती है, उत्पादकों को दी जाती है, ताकि वो क्या कर सके, ये एक तरह से कंपनसेशन अमाउंट हो गया, तो ताकि कि वो 2 रुपए में उपभोक्ताओं को वस्तु अवेलेबल करवा सके। आ गया बच्चों समझ में। तो ये सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके द्वारा उपभोक्ताओं तक कम कीमत पर सामान पहुंच जाता है। आ गया। अब आगे के लिए देखते हैं, मैंने सारणी की बात की थी, ये जो आपकी बुक में भी बनी हुई है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस तरीके से हमारे देश में चल रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस सारणी के द्वारा। तो सबसे पहले आती है, यहाँ हम हमारा पहले पेन चेंज कर लेते हैं ताकि कि आप अच्छे से देख पाएँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे पहले आई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में। ये सभी लोगों के लिए थी, हमने यही बात की ना, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, निर्धन गैर निर्धन सब एक साथ थे और सबको समान मात्रा में जो भी अनाज है वो मिलता था और समान ही उसकी कीमत थी। तो गेहूं की कीमत की थी 2.34 और चावल की कीमत की थी 2.89। हमने पहला डायग्राम देखा था ना, उसमें यही था ना। इसके बाद संशोधित सार्वजनिक प्रणाली आई, कब, 1992 में। हमने यही बोला था, उसका उद्देश्य क्या था, जो पिछड़े ब्लॉक हैं, दूर दराज के लोग हैं, वहाँ तक भी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो पाए। तो ये पिछड़े ब्लॉकों के लिए थी। और कितनी इसमें मात्रा निर्धारित कर दी गई, कितनी, 20 किलोग्राम खाद्यान्न। गेहूं की कीमत 2.80 की गई और चावल की 3.77 की गई। इसके बाद आई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में। अब इसमें क्या किया गया, निर्धन और गैर निर्धन, ठीक है, एक तो बीपीएल और एपीएल दोनों परिवारों को क्या कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया। निर्धन लोगों के लिए तो अलग रेट्स रखी गई और गैर निर्धनों के लिए अलग रेट्स रखी गई, जो अनाज है उसकी। 35 किलोग्राम खाद्यान्न था इसमें, बीपीएल के लिए तो 4.15 चावल और 5.65। समझ में आया। बीपीएल जो लोग हैं उनके लिए गेहूं की जो रेट थी वो 4.15 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल कितने थे, 5.65 रुपए प्रति किलोग्राम। और एपीएल के लिए रेट देख रहे हो आप ज़्यादा, 6.10 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 8.30 रुपए प्रति किलोग्राम चावल। आगे बच्चों समझ में। कहने का मतलब है कि जो निर्धन लोग हैं उनको लाभ अधिक पहुंच पाए, एपीएल लोगों को तो लाभ की इतनी आवश्यकता नहीं है, खाद्य सुरक्षित हैं वो लोग, तो इसीलिए सरकार ने इन दोनों के लिए क्या कर दिया, कीमतें अलग अलग कर दी। इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, जिसके बारे में हमने पढ़ा 2002। निर्धनों में भी सबसे निर्धन के लिए हमने पढ़ा था 35 किलोग्राम खाद्यान्न, गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो। इसके बाद है अन्नपूर्णा योजना 2000 में, ये हुई दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए। जो वरिष्ठ नागरिक जो कि गरीब हैं, 10 किलोग्राम गेहूं और उनके लिए कोई निःशुल्क था, ये 10 किलोग्राम खाद्यान्न उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया। दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्नपूर्णा योजना जो 2000 में लागू की गई। इसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके बारे में हमने पढ़ा था 2013 में। योग्य परिवार, हमने बताया था ना, ग्रामीण में तो 75% और शहरी में 50% परिवारों के हिसाब से योग्य परिवार वर्गीकृत किया गया। 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह क्या दिया गया, यहाँ पर मात्रा दी गई। गेहूं तो 2 रुपए किलो, चावल 3 और अनाज 1 रुपए प्रति किलो। समझ में आ गया। तो इस सारणी, ये जो पूरा जो हमने पढ़ा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है, कौन कौन सी जो योजना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके बाद हमने पढ़ा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो ये जो सारी जो स्कीम्स जो हमारे भारत देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चल रही है, अर्थात खाद्यान्न लोगों तक पहुंचाने के अंतर्गत, उसमें क्या तो मात्रा निर्धारित की गई है, क्या कीमत निर्धारित की गई, कब लागू की गई, इसका सारा एसेंस यहाँ पर है। तो आप इस सारणी को अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज हमने क्या जाना, हमने जाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति, जिसमें हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ हमने देखा। उसके बाद हमने बात की कि उसको हमने चेंज कर दिया, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दी, जो कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, पिछड़े ब्लॉक हैं, वहाँ तक पहुँचाई गई। उसके बाद लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें कि निर्धन और गैर निर्धनों के लिए क्या कर दिया गया, जो रेट है वो डिस्क्रिमिनेट कर दी गई। उनके लिए जो योग्य परिवार जो है, गैर निर्धन और निर्धन परिवार, उनके लिए कीमतें अलग अलग कर दी गई, कीमत विभेदन की नीति अपनाई गई। इसके बाद हमने भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में जाना। 2000 में 2 स्कीम आई थी, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना, उसके बारे में हमने इसमें जाना। और लास्ट में हमने सहायकी और सब्सिडी के बारे में इसमें अध्ययन किया। तो आशा है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
होगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी कॉपी में नोट करनी है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपको एग्जैक्टली अच्छे से आ जानी चाहिए। जो चीज़ नहीं समझ में आती वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि आप ही का तो फ़ोन है, आप ही का तो कंप्यूटर है, आप ही का तो लैपटॉप है, जिस पे भी आप सुन रहे हैं। और आपको अब अगले जो वीडियो है उसमें हम क्या जानेंगे, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमने पढ़ी है वो ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्टली एकदम सही रही, उसकी कुछ उपलब्धियां भी रही, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम भी रही, अर्थात इसके साथ कोई चुनौतियां भी रही कि किस सेक्टर में ये प्रणाली नहीं लागू हो पाई या किस वजह से इस प्रणाली में कुछ ना कुछ हानियां हैं। तो वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।